हेलो CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आई नो आप सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, बट आपको कहीं पे मिल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं रमन प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डिबेट पे, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको कितना पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो पूरी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हर बार बताता हूं कि वीडियो पूरी जरूर देखना, स्किप मत करना, बिकॉज कई बार कुछ चीजें ऐसी बताता हूं कि आप लोग उसको मिस आउट कर देते हैं। अगर आपको सिर्फ टॉपिक्स चाहिए तो मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं अपना मार्कर उठा लेता हूं एंड फिर आपको एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो, आज एक चीज पहले मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू यार। LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपका एग्जाम हुआ था तब आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा था हमें, एंड मैं उस सपोर्ट की कदर करता हूं। एंड उसके बाद से आज हमारी मुलाकात हो रही है, तो बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जस्ट इतना बताने की कोशिश करना, जो कि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था, कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कैसे हुए थे, उसका रिजल्ट कैसा आया था, जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करा था, क्या वो आपके एग्जामिनेशन में आए भी थे या नहीं आए थे। तो काफी समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो थोड़ी बहुत बातचीत होनी लाजमी है। अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड LLB सेकंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ एक नजर, एक रुख देख लेते हैं। हमारा जो CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर है, राइट, हाँ, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड है, इसमें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करूं तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड जो डील करता है, ये उन चीज़ों से डील करता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट, राइट। तो एक 5 से 6 यूनिट्स आपकी जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती हैं, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत बड़ा है, एंड इनफैक्ट अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो उसको अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हम जब क्वेश्चन बैंक्स परचेस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बहुत टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, एंड समझ में नहीं आता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन 3-3, 5-5, 6-6 पेजेस के हैं, इनको हम कितनी जल्दी याद करेंगे, अगर याद हो भी गया तो हम एग्जाम में क्या उनको याद रख पाएंगे, क्या नहीं रख पाएंगे। तो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ जाते होंगे, बट उन सभी डाउट्स को हम एक तरफ से साइड में किनारे फेंक देते हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट नंबर 1 से, जो कि आपके लिए अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं कहूँगा नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ, इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं ये अगर आपने नहीं पढ़े तो ये जो जितना मैंने लिखा है ये सब बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। बिकॉज जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है हम आगे उसकी फाउंडेशन बना ही नहीं सकते। हमारी यूनिट नंबर 1 बात करती है फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ पे गारंटेड हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इन सभी का एक आपको लगभग 3 to 4 पेजेस का एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लेना है, पूरा एक इंट्रोडक्शन फंडामेंटल राइट के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, फिर आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आपका राइट टू एजुकेशन है, आपका राइट टू रिलीजियस है, फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया, रिट्स वगैरह। तो इस तरह से आपको जो 6 फंडामेंटल राइट गारंटेड दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इन तरह से इनको इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट कहाँ पे किस पार्ट में डिवाइड है, कब आया था, कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट का पार्ट, मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें फंडामेंटल राइट में लिखनी है। ये जो कि हमारा पहला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट परेशान ना होना, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। देन इसके बाद हमारे सामने आता है अगेंस्ट हुम अवेलेबल, यानी फंडामेंटल राइट हमारे किसके अगेंस्ट में, किसके विरुद्ध उपलब्ध होते हैं हम, यानी फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट हमें दे दिया गया है, ठीक, अब हम फंडामेंटल राइट का यूज किसके खिलाफ करेंगे, ये जो वर्ड लिखा है किसके खिलाफ करेंगे, इसमें हमको देखने को मिल रहा है निगेटिव वर्ड, बट ये पॉजिटिव वर्ड है। ये फंडामेंटल राइट यूज हमें फंडामेंटल राइट कौन दे रहा है, कौन दे रहा है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि जो हमारे वी द पीपल, हम सभी लोगों को
सम्मान अधिकार दिया जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको वी द पीपल समझ के हमको फंडामेंटल राइट दे रहा है। अब हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का पूरा काम भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट का है, हमारे स्टेट्स का है, हमारे गवर्नमेंट का है। अगर इनमें से स्टेट्स अगर कोई भी ये फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो हम अपने फंडामेंटल राइट को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अंडर द रिट। ओके, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तो हम रिट के थ्रू जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्लास क्यों देने लगा हूँ मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। सो किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ये आपका आर्टिकल 12 यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, अगेंस्ट द स्टेट। जो आपका आर्टिकल 12 बताएगा उसमें स्टेट की जो डिफिनेशन दी गई उसी में जो अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों की बात डील करी गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 के साथ इसको आप रीड विद आर्टिकल 12 के साथ इस पॉइंट को आप आर्टिकल 12 के साथ हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भाई क्लेम कौन कर सकता है, वी द पीपल। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट सस्पेंस कब होता है, जो इमरजेंसी के ड्यूरिंग फंडामेंटल राइट जो सस्पेंस होते हैं वहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको 4 टॉपिक्स बताऊँ तो देखो ये तो बेसिक है, ये क्वेश्चन आया ना इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो किसके अगेंस्ट में ले सकते हैं, कौन क्लेम कर सकता है, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड इसको आप क्या करना, 1 पेज से 2 पेज इसमें लिख लेना और 1 पेज कौन क्लेम कर सकता है इतना लिखना, ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, ठीक। सो इतना लिखना। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेन इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है, अगर आप कर पाएँ तो करें, ना कर पाएँ तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर टाइम मिले तो आप कर लेना। देन इसके बाद हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है यूनिट नंबर 2, जहाँ से आपके 50% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पेपर लगभग आपका यूनिट नंबर 2 से आ जाता है। तो इस यूनिट को बिल्कुल दिमाग खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, आँख खोल के देखना, क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल हमारा लॉ डेबिट को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक। तो देखो अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 को मैं अगर बताऊँ तो मैंने इतना आधा से ज़्यादा जो मेरा व्हाइट बोर्ड हो उसको यूनिट नंबर 2 ने कवर अप कर रखा। अब यूनिट नंबर 2 हमारा क्या डील करता है, पार्ट 2 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट का है, जिसमें पार्ट फंडामेंटल राइट के बारे में बात की है। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए उनसे डील करता है हमारा यूनिट नंबर 2। अब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या सभी फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं सर, कोई नीड नहीं सारे फंडामेंटल राइट्स सारे आर्टिकल्स पढ़ने की। जितने मैं आपको आर्टिकल्स बताऊँ, जिन आर्टिकल्स में जो पॉइंट्स आपको बताऊँ, जस्ट उनको पढ़ के जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 से, जिसमें अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इसके बिना आप काम नहीं चल सकता, ठीक। क्योंकि मैंने आपको कहा था किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, तो इसको इसके साथ पढ़ो। डिफाइन द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो जो आपका अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है ना, उस परिभाषा को लिखिए, उसके बारे में समझिए, एंड इसको जब भी किसके अगेंस्ट अवेलेबल होगा उसके बारे में देखिए। अब इसमें इसको छोटा सा आर्टिकल है बिल्कुल, लेकिन जो उसमें अथॉरिटीज़ दी गई हैं ना, उसमें अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू उसको बताया हुआ है, ठीक। तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा डेप्थ में मत पढ़ना, बस 1 पेज से 2 पेज इसको देख लेना। देन इसके बाद हमारा आर्टिकल 13 आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड कई जगह मैंने देखा है जितने भी क्वेश्चन बैंक्स आती हैं उसमें इस आर्टिकल को तवज्जो नहीं दी जाती है, वैल्यू नहीं दी जाती है, एंड यहाँ से क्वेश्चन एकदम से आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ गए। आर्टिकल 13 जो हमारा बात करता है वो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। हमारे संविधान आने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे उनके बारे में, एंड हमारे संविधान आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में जो लॉज बन रहे हैं वो, ये दोनों तरह के जो लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट करते हैं तो हम उस पार्ट को बिल्कुल निल कर देंगे, वॉइड कर देंगे, हमें उससे मतलब नहीं। पर ध्यान रखना पूरा कानून वाइड नहीं होगा, वो जो पार्ट होगा सिर्फ उसको वाइड किया जाएगा। तो इस चीज़ की बात करता है हमारा आर्टिकल 13। एंड आर्टिकल 13 में हमारे कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं, वैसे तो हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इन दोनों को आपको करना ही होगा, 100% करके जाना। कोई एक आपका डॉक्ट्राइन आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद एक आपका आ जाता है इसी में जुडिकल रिव्यू क्या होता है, ठीक, ये आप एक कर लेना, ठीक। तो ये इस तरह से आपका आर्टिकल 13 का टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इनके बाहर से क्वेश्चन आर्टिकल 13 से नहीं आने वाला है, ठीक, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने बेस बता दिया आपका। अब यहाँ से हमारे जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल राइट है। मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ से जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला, कोई ना कोई एक टॉपिक्स यहाँ से आपका जरूर आने वाला है पार्ट 3 से। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो बात करता है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार के बारे में बात करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 हमारा राइट टू इक्वलिटी डील करता है। अब आर्टिकल 14 में हमारा बात करता है कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ।
इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का सम्मान संरक्षण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल 14 का इवोल्यूशन विकास यानी आर्टिकल 14 क्या था, सबसे पहले ये हमें देखना है। राइट टू इक्वलिटी क्या होती है, सिर्फ समता का अधिकार क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा क्या होगा, समता का अधिकार होता क्या है, राइट टू इक्वलिटी होता क्या है, उसके बारे में एक पेज लिखो, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह लिखो क्या होता है, फिर उसके बाद में आओ और लिखो इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, आर्टिकल 14 का इवोल्यूशन दिन पर दिन कैसे कैसे होता गया। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करी जा रही, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में सिंपल सी बात इतनी कही जाती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता इक्वलिटी बिफोर लॉ में, बस इतना कहा जाता है कि हमें जो भी लॉ हमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करे, उन लॉ की हमें भाई प्रोहिबिट करना चाहिए। हमें जो भी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो भी लॉस दे रहे हैं उनको प्रोहिबिट करना चाहिए, एंड हमें ऐसे लॉस की डिमांड करनी चाहिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कह रहा है कि जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी यानी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे लेट्स से, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये हमारा पॉजिटिव लॉ कॉन्सेप्ट है, ये हमारा निगेटिव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव भले ही है, लेकिन हम इस पर निगेटिव कॉन्सेप्ट हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कहता है कि हमें ऐसे लॉस को हटाना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हटाना चाहिए, प्रोहिबिशन करना चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कहता है कि हमें सभी के लिए सम्मान कानून लाना चाहिए ताकि सबको सम्मान कर सके। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि कहता है कि सभी के लिए इक्वल अलग अलग, लेट्स से अगर वुमेन है तो उनके लिए अलग लॉ, चाइल्ड है तो उनके लिए अलग लॉ, फीमेल है तो उनके लिए अलग लॉ, मेल है उनके लिए अलग लॉ, किसी अगर कैटेगरी में आ जाते हैं आप, जनरल के लिए अलग लॉ, ओबीसी के लिए अलग लॉ, ईडब्ल्यूएस के अलग लॉ, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग लॉ, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग लॉ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी, इसलिए हम इसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी पार्ट है हमारे आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 में हमारा मेंशन है, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें कहा गया डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ किया गया। लेट्स से आप वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, आप चाइल्ड्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस लॉ बना सकते हैं, तो उसको अलाउ किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को देखने को मिलता है। राइट, अब इसके बाद रूल ऑफ लॉ है, यानी विधि का शासन। लॉ से बड़ा कोई नहीं है, सभी को समान ट्रीट किया जाएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी मिनिस्टर वगैरह कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसको सेम तरह की पनिशमेंट, सेम तरह के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, टाइम आपका बहुत वैल्यूएबल है। देन इसके बाद आपका आता है रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी में आपको क्या बताया जा रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी में जस्ट आपको आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को पढ़ के लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो आता है पार्ट नंबर 5, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 5। अब आर्टिकल 19 में आपका बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लेंथी सेक्शन है आपका, आर्टिकल है माफ करना, तो इसको आपको करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमारी आपकी बोलने की आज़ादी। ठीक, हम आपसे जो बोल रहे हैं, आप जो हमसे बोल रहे हैं, इसकी आज़ादी। आप कल को फेसबुक पे जाकर कोई वीडियो बना रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, आपकी बोलने की आज़ादी है। ठीक, आप कुछ अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाने की आज़ादी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी बोलने की आज़ादी, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बोलने की आज़ादी। कल को मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मेरी बोलने की आज़ादी, मेरी राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल राइट्स में हमें अगर ये आज़ादी दी जा रही, इतनी सारी फ्रीडम दी जा रही, तो वहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दी जा रही ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हमारा 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी हमारा बताता है, सब क्लॉज 2 हमारा बताता है 19 का सब क्लॉज 2 रिस्ट्रिक्शन। तो वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन होगी उनकी भी बात दी गई है। तो ठीक, आपको कहने का मतलब आर्टिकल 19 अच्छे से पढ़ लेना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस क्या होता है एंड इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब जब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है तो उसमें कई तरह की फ्रीडम आपकी आ जाती हैं, उसमें से मैंने 3 फ्रीडम लिख रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसमें से तो एक ऐसी जहाँ से आपका डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो है आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रिपेयर कर लेना, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देन इसका राइट टू स्ट्राइक आपका एंड राइट टू वोट, एंड इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम प्रेस, स्ट्राइक एंड वोट, इसके ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन ले सकती है ये पढ़ लेना साथ में। बस यहाँ से जो मैंने आपको बताया 2 लॉन्ग तो आने 100% लिख के ले लो, 2 लॉन्ग आपका आर्टिकल 1 आर्टिकल 14 से आर्टिकल 19 से लॉन्ग 110% आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता इन चीज़ों को आने से। ठीक, इसी के बाद हमारा आर्टिकल 21 आ जाता है जहाँ से आपका लॉन्ग आएगा। ये 3 आर्टिकल 14 आर्टिकल 19
आर्टिकल 21 ये इस तरह के आर्टिकल हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं। अब आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो आर्टिकल 21 में कहने के लिए तो बहुत कुछ है लिखने को, लेकिन हमारे लिए आर्टिकल 21 का देखो आर्टिकल भले ही देखने में छोटा हो, लेकिन इसके जो केस लॉस जो जजमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आर्टिकल 21 में सबसे पहले हमें ये देख लेना कि राइट टू लाइफ क्या होता है एंड इसके साथ में पर्सनल लिबर्टी का, दोनों को पहले डिस्क्राइब करो। राइट टू लाइफ डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, लेट से एक शॉर्ट में कह देंगे राइट टू लाइफ को डिस्क्राइब करो। तो राइट टू लाइफ क्या है, जीवन जीने का अधिकार क्या है, एक इसको पहले डिस्क्राइब करो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मेंशन करो एक दो, देन ऐसे ही पर्सनल लिबर्टी क्या होती है इसको डिस्क्राइब करो, इसके एक दो जजमेंट लिखो, फिर उसके बाद में आओ कि ये जो हमारा आर्टिकल 21 है इनका स्कोप क्या है, इसका भाई क्षेत्र क्या हो सकता है, स्कोप क्या हो सकता है, तो इसका स्कोप लिखो आर्टिकल 21 का। एंड इसमें केस लॉस जरूर 2 से 3 केस लॉस लिख के जाना आर्टिकल 21 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो लैंडमार्क जजमेंट है आर्टिकल 21 के लिख के पढ़ के जरूर जाना हर हाल में, एनी हाउ, ठीक। अब इसके बाद आर्टिकल 25 से 28 जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक। अब इसमें देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स क्या होते हैं वो बताओ, एंड इस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, किन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो बताओ। दैट्स इट। राइट क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, ये 3 चीज़ें आप पढ़ लेना आर्टिकल 25 से 28 तक आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये इसी यूनिट नंबर 2 के बहुत सारे, आई नो बहुत लेंथी यूनिट है इसलिए मैंने कहा 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस यूनिट नंबर 2 से आ जाते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी डायरेक्ट आपसे रिट्स की बात की जा रही, जो आपने 5 टाइप्स की रिट्स सुनी होगी, मैंडमस, हबीस कॉर्पस, प्रोबेशन, सेरिटोरियल रिट ऑफ क्यू वारंटो वगैरह, तो ये सारी 5 तरह की आपकी रिट्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका देता है। जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 224 के तहत अपनी रिट्स डाल सकते हैं, एंड आपका जो भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वहाँ से आप उसके लिए आप जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी जो रिट्स दी गई हैं इसमें हबीस कॉर्पस है, मैंडमस है, सेरिटोरियल है, क्यू वारंटो है, प्रोविशन है। तो देखो इसमें से आपकी 5 टाइप की रिट है, पाँचों को एक एक पेज में कर लेना, इससे ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं। एक पेज हबीस कॉर्पस, एक पेज मैंडमस, एक पेज सेरिटोरियल, एक पेज क्यू वारंटो, एक पेज प्रोविशन। अगर कहे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डिफाइन करो, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इन 5 रिट्स को डिफाइन कर देना, ठीक। एंड थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेना, आर्टिकल 32 में ये बात ही गई है, थोड़ा बहुत था इंट्रोडक्शन में। देन इसके बाद इसमें हमारी 5 टाइप्स की रेमेडीज़ दी गई जो कि जिनको हम आर्टिकल रिट्स के नाम से जानते हैं। जब कोई वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एंड अगर कोई स्टेट में जैसे हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आर्टिकल 224 के तहत जाते हैं। थोड़ा सा एक बेस बनाओ, देन उसके बाद इन 5 रिट्स को एक्सप्लेन कर दो, आपका हो जाएगा। एंड जो 5 रिट्स मैंने दी इसमें से मैंडमस, हबीस कॉर्पस, मैंडमस एंड क्यू वारंटो, ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये 3 आने को तो 5 में से कोई आ सकते हैं, लेकिन मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दी है। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है PIL, छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी नज़र से दूर, लेकिन मैंने इसको सोचा मैं आपको बता देता हूँ। PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके जाना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना केस के इसको कर ही नहीं सकते हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पढ़ के जाओ एंड इसका केस लॉस अच्छे से पढ़ के जाना, 3 से 4 पन्ने प्रिपेयर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपका लॉन्ग बन सकता है। ओके, तो ये सारे मैंने आपको टॉपिक्स इतना बता दिया कि यहाँ से अगर आप इतना ही अगर पढ़ के जा रहे हैं तो मुझे यकीन है आप 60 मार्क्स 50 to 60 मार्क्स आप कवर अप कर लेंगे। 50 to 60 मार्क्स यहाँ के आपके आने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 2 हो गई, यूनिट नंबर 3 पे बात करते हैं। DPSP, राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे DPSP क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लिखो। आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डिफाइन करेंगे इनके बारे में लिखो, इनका क्या क्या यूज़ है, कहाँ से डिराइव्ड करी गई, कहाँ से लाया गया, एंड इनके बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं, ये थोड़ा लिखो। एक पेज में पूरा इंट्रोडक्शन लिखो, DPSP क्या होती है। लाइट से अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया डिफाइन DPSP, तो आपको शॉर्ट में इतना एक पेज आपका होगा ना, तो इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा वही लिख लेना क्या है। अब इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो किस तरह से आता वो मैं बता देता हूँ। तो देखो DPSP में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बताएगा रिलेशनशिप बताओ, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता बताना होगा किन किन की इसमें फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या रिश्ता है भाई, क्या क्या रिलेशनशिप है। लेकिन सिर्फ रिश्ता ही नहीं, जहाँ पे रिश्ते होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी होते हैं। एज यू नो, इफ़ यू नो यू नो, आई थिंक यही है ना।
IYIN मुझे पता नहीं, फिर लैंग्वेज इफ़ यू नो तुम ही बताना कमेंट में। जहाँ पे रिश्ते हैं वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकते हैं फंडामेंटल राइट एंड DPSP में, ये भी आपको बताना। एंड इनको हल्के में लेना मत लेना, मैंने मजाक में कह तो दिया, लेकिन अगर DPSP से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना इन दोनों के बिना पूछा ही नहीं जाएगा, या तो रिलेशन या कॉन्फ्लिक्ट पूछा ही नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से कर लेना, ठीक। फिर इसके बाद आपका UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आई थिंक पूछा जा सकता है, बट इसको मैं कहूँगा ज़्यादा मत पढ़ना क्योंकि लेंथी टॉपिक है। इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो, बाकी आप कर लेना। अगर लॉन्ग में आएगा भी तो, बट इसको करना भी तो आप शॉर्ट के पर्पज से करो UCC को, ओके, ज़्यादा लॉन्ग मत करना भी। फिर ये आपका फ्री लीगल ऐड है, ये भी इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इसको भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करो, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। तो इतना मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब आपको यूनिट नंबर 4 मैं लीव कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ इस वीडियो में, ओके। तो उसको हम हटा रहे हैं क्योंकि इतना हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। यूनिट नंबर 4, इसके बाद बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी से दोस्तों कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही, अभी कभी कमेंट करके बताओ, जल्द से जल्द बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही। प्लीज़ बताओ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो नहीं बनाने का। एंड गाइज मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को प्लीज़ फुलफिल करें कि जो हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डिब्यूट है, अभी भी कई कॉलेजेस में मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों ने शेयर करा है। तो आप अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स, आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, वहाँ तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें एंड इसको ग्रो करने में हेल्प करें। आप सभी लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ओके। एंड इसके बदले में देखो कुछ ले तो नहीं रहा हूँ तुम लोगों से, बस यही कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर देना। अब यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, जो कि आपके 15 से 20 नंबर आपको दे के जा सकता है ईजिली। अगर आप इसको थोड़ा सा समय दें, आसानी से आपका काम हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यूनिट नंबर 5 हमारी सुप्रीम कोर्ट से डील करती है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, किस आर्टिकल में डिफाइन है, ये देख लेना भाई। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये पावर्स देख लेना सुप्रीम कोर्ट की, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, लिख के ले लो, आंख बंद करके बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र अधिकार होता है, वो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब उसमें कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, 3 तरह के ज्यूरिडिक्शन होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन। एक होता है ओरिजिनल या रिट ज्यूरिडिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या रिट ज्यूरिडिक्शन, इस नाम से क्वेश्चन आपका आ जाता है। देन सेकंड होता है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एंड थर्ड होता है आपका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अब आपके जो ओरिजिनल या रिट वाले एंड एडवाइजरी वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, लॉन्ग में आपके क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद एक प्रोसीजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सुप्रीम कोर्ट का। इसमें पूछा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज का कैसा होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, जज साहब, ऑनरेबल जज, उनका अपॉइंटमेंट कैसे नियुक्त किए जाते हैं एंड रिमूवल उनको कैसे हटाया जाता है, ये आपको पढ़ के जानना है बहुत अच्छा से, क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं गाइस, ओके। एंड इसके बाद यूनिट नंबर 6 लास्ट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस आउट करके जाते हैं, एवरी टाइम स्टूडेंट्स इसको लीव करके जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों छोड़ के जाते हैं, बट यहाँ से आपका एक लॉन्ग आना 100% तय रहता है, 99% कुछ नहीं, 100% आना है, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा आना, अमेंडमेंट, संशोधन। जब हमारे कानून को में संशोधन करने की बात आती है तो अच्छा, मुझे एक चीज़ जल्द से जल्द सर्च करके बताओ कि अभी करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, कितनी बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कमेंट करके बताना आप सभी लोग। जिसका सही आंसर होगा उसकी कमेंट में पिन करूँगा, ओके। तो ये बताना तुम लोग, अमेंडमेंट्स क्या है, अमेंडमेंट्स क्या, संशोधन क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना, अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, संशोधन क्या होते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट के। ध्यान रखना, एक अकेला आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करता है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स की। बाकी कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होता है, उसको अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। कई जगह ये कन्फ्यूजन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्या क्या लिमिटेशन है। प्रोसीजर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था पिछली बार, हमारा रिगिड है या फ्लेक्सिबल है, हम लोगों ने पढ़ा था LLB फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर मैं कहूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर रिगिड है, इनफैक्ट वेरी वेरी रिगिड है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तो वह हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिगिड है ये प्रोसेस हमारा। बिकॉज हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 तरीके से हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में भाई क्या होता है भाई, 50% से ज़्यादा आगे भाई हो जाएगा काम आपका। लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें तो पहले सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, फिर 2/3 वोटिंग होती है, फिर उसके बाद होता है भाई जाके एंड। कई बार तो कई सारे केसेस में क्या होता है कि हम स्टेट के पास भेजते हैं एंड स्टेट का फिर देखते हैं कि कितने कितने लोगों ने वहाँ पे करा है, रेटिफाई करा है। तो इसका प्रोसीजर है अमेंडमेंट का। इस प्रोसीजर को थोड़ा सा टेक्निकल आप लोगों को लगता होगा, बट ध्यान से पढ़ना, इसको 2 से 3 बार पढ़ना,
15 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। आपका जो सेक्शन सी वाला पोर्शन नहीं आता लॉन्ग, वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा लिमिटेशन। एंड एक चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट है बिल्कुल लास्ट में लिख रखी थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सिंपल सी बात कहूँ, इसमें आपको 2 से 3 केस पढ़ने होंगे। एक बेरू बेरी आपका केस है, केशवानंदा भारती वाला केस है, तो ये 2 केसेस आपको इसमें पढ़ने होंगे। हुआ क्या था कि सबसे पहले क्या हुआ था कि जो बेरी बेरी वाला केस था, उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई हमारा जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, सिंपल सी बात उन्होंने इतनी कही थी। फिर केशवानंदा भारती केस आता है, उसमें उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड प्रीएम्बल को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले तो पार्ट है वो, एंड सेकेंडली इसमें यह बताया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक, पहले क्योंकि क्वेश्चन राइज हुआ था कि अगर ऐसा है भाई बार बार अमेंडमेंट हो रहे हैं, चेंजेस करे जा सकते हैं या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बदला जा सकता है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावनाओं को बदल नहीं सकते। मूल भावना कौन सी? बेसिक स्ट्रक्चर। तो यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, बाकी सब आप अमेंड कर सकते हैं, नो इशू। अब बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था। कई सारे लोग इस चीज़ को मिस आउट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं डिफाइन करा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा, मिसयूज हो रहा, तो उस चीज़ में उस चीज़ को फिल आउट कर देते हैं, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे केशवानंदा भारती वाला केस आर्टिकल 13 आपका एंड अमेंडमेंट 368, इन 3 चीज़ों को साथ में पढ़ के जानना, ताकि आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको लिख लेना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 एंड साथ ही साथ आपका केशवानंदा भारती वाला केस, ये 3 केसेस के बारे में आप पढ़ के जाना। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए फटाफट से बताओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ अभी के अभी, एंड जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर आउट कर दी जाएंगी। एंड जल्द से जल्द दोस्तों इस वीडियो को शेयर आउट कर दो, जल्द से जल्द शेयर आउट कर दो गाइस, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जैसा भी रिस्पॉन्स आपका रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो टाइमली मिल जाएगी, जैसा भी आप चाहेंगे। थैंक यू सो मच।